Patanjali and I'll be teaching the very first chapter of class 11 physics, that's mathematical tool. So let's get started. Biologists might be thinking mathematics तो छोड़ दी लेकिन maths पीछा नहीं छोड़ रहा है. Dear biologians, mathematics is the language of physics but it's not the physics itself. So it's very impossible for you to derive and study those laws of physics without having the knowledge of mathematics. So let's have some basic knowledge. पहली जो बेसिक चीज हमें पढ़नी है वो है अलजेब्रा. अलजेब्रा में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूलाज लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आप बस ये बेसिक फॉर्मूलाज अलजेब्रा में याद करोगे और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है एडिशनल. बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 2. जो बेसिक फॉर्म में मिला था वो था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसको सॉल्व करने के दो मेथड्स थे. या तो आप उसको फैक्टराइज कर लो या तो आप फॉर्मूला यूज करो. लेट्स सी. This was the basic equation which we have got for solving. Okay. Let me take one example which will be easy for you to solve. Okay. This is the equation which I'll be using the first method to solve the equation, that is factorization. Okay. See, यहाँ पे ये easily factorize हो गया, इसलिए हम इसको factorization method से यूज करेंगे. Sorry for this. Okay, here we are getting two values of x, right? अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जो ब्रैकेट में फैक्टराइजेशन करने के बाद जो टर्म्स आते हैं दोनों ही सेम अगर आ रहे हैं तो आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट जा रहा है, अदरवाइज वो गलत हो रहा है. ओके. दूसरी मेथड मैं बता रही हूँ फॉर्मूला. ओके, फॉर्मूला ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, लेट्स हैव सम नोट्स ऑफ दिस. पहले बेसिक पॉइंट, अगर ये रूट वाला टर्म आपका जीरो से बड़ा आता है यानी कि पॉजिटिव आ रहा है तो जो आपके रूट्स होंगे रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे. ओके. बट इफ इट इज लेस देन जीरो, इट मीन्स अगर ये नेगेटिव आता है तो रूट्स आपके इमेजिनरी हो जाएंगे और अनइक्वल होंगे. ओके. If it becomes equals to 0, then your roots will be real and equal. Okay. ये एक ऐसा मैंने एग्जांपल दिया था जो इजीली फैक्टराइज हो रहा था. मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ. ओके. इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की. अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज तो हो जाएगा बट जब आप इसको कॉमन लेना स्टार्ट करोगे तो ये कॉमन नहीं आएगा. लेट मी शो यू. 5 1 से 5 लाना क्या है 2, राइट. अगर हम -5 प्लस 3x कर दें तो -2x आ जाएगा. सी ये. सो फैक्टराइजेशन तो हो गया बट आगे अगर हम
कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कॉमन तो आएगा बट यहाँ कॉमन नहीं मिलेगा ना। यस, साइन का दिक्कत होने वाला है, ठीक है। यहाँ देखो आप 5x कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 1 हो गया। यहाँ पे कोई टर्म कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं होगा। अगर हम कुछ भी लेते हैं तो प्लस 1 ही कॉमन बाहर आ रहा है, और बाकी टर्म आप देखो यहाँ x के साथ में 3 आ रहा है, देन अगेन यहाँ पे माइनस साइन है राइट, और यहाँ पे अंदर में प्लस साइन आ रहा है, तो जो ब्रैकेट वाले टर्म्स है वो इक्वल तो होंगे नहीं। इट मींस ये फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होने वाला है। नाउ लेट्स ट्राई विद द फॉर्मूला, ओके। अगर आप इसको देखो तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? a की वैल्यू फर्स्ट लेट मी टेल इन सीक्वेंस। a की वैल्यू आपकी होगी 5, b की वैल्यू होगी -2, देन c की वैल्यू होगी 1, ओके। ये a जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो b है वो x का कोफिशिएंट है, एज यू कैन सी हियर, ओके। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला नाउ। यहाँ माइनस है राइट, minus, then this minus is becomes 2 plus minus, then minus square will be 4, then we have minus 4 AC, it means 4 5s are 20, then we have 1, okay. Okay, so this will be the answer, final answer, okay. Now this was all about quadratic equation. Let's move to the next, that is binomial theorem. Now talking about the binomial theorem. Binomial theorem, why do we use binomial theorem? When you have to expand the terms, okay, like a plus b whole square, अगर उसी को आपको डिराइव करना हो कि आप मतलब उसके फॉर्मूला कहाँ से आप ला रहे हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया कहाँ से, तो बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से आप कर सकते हो। पास्कल ट्रायंगल, आई होप यू माइट बी नोइंग। लेट मी ड्रॉ इट, 1, then this was 2, 1 1 1 3 3 1, and it was going like this। तो अगर मैं बात करूं a प्लस बी होल स्क्वायर की, इट मीन सेकेंड लाइन, तो जब इसको आप एक्सपैंड करोगे तो पहला क्या मिलेगा, a स्क्वायर, देन प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके। आगे अगर होल क्यूब की बात करें तो वो थर्ड लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर 4 की बात करें तो we'll have the fourth line here, okay। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं a प्लस बी होल टू द पावर 15, तो आप कितनी बड़ी ट्रायंगल्स बनाओगे? एक प्रॉब्लम ये हुई इसके साथ, और दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि अगर मैं कह दूं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताने के लिए, तो इसके थ्रू आप ये तो नहीं बता सकते ना कि किस प्लेस पे कौन से डिजिट के आगे आपको नेगेटिव साइन लगाना है और कहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन प्लेस करना है, ओके। सो इसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला जो हमें मिला था, इट वाज समवट लाइक दिस। अगर मैं मान लूं मुझे ये एक्सपैंड करना है, ओके, सो इट वाज nc0 a to the power n, and here b to the power 0, it means it will become 1, anything raised to the power 0 is equal to 1, then we have nc1 a to the power n minus 1 b, then nc2 a to the power n minus 2 b square, plus it will go on like this, and since my last term is n, it will be ncn, a पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा लास्ट में, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे n है, देन -1, देन -2, इट मींस वो लास्ट आते आते a की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बट b की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है राइट, तो लास्ट में जो क्या आएगी, b की पावर में n आ जाएगा, ओके। तो एक ये हमें तरीका मिला था जिससे हम बायनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस टर्म? लेट मी टेल, सपोज वी हैव गॉट दिस
और अगर ये ओपन करना हो उसको तो आप कैसे करोगे? This simply means that factorial n upon factorial r into n minus r factorial. ओके, और फैक्टोरियल ओपन करने का मेथड ये होता है, जैसे n फैक्टोरियल है, अगर इसी को हमें ओपन करना हो तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू तो लास्ट जो टर्म आएगा वहां तक के, सपोज वी हैव टू ओपन द फैक्टोरियल ऑफ 4, तो इसका मतलब इस नंबर से पहले जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे इससे मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सारा जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसका जो आंसर होगा वही 4 का फैक्टोरियल होगा, इट मींस इट विल बी 24। या राइट, ओके। So, and one more thing, if you open this, you will get 1. If you open this, you will get 1. Okay. And if you open NC1, then you will get N. ये 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि फैक्टोरियल जो 0 का होता है वो 1 होता है, 0 नहीं होता है। Okay, this was all about the binomial theorem. Now let's talk about exponential series. I was talking about exponential series. So let's see. It is denoted by E, whose value is approximately 2.7183. Okay. It is an irrational number. Please don't go on my writing. And if I talk about e to the power x, this is the method for opening e to the power x. Okay, it means अगर यहाँ पे 1 होगा तो it will become 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial, and जो लास्ट टर्म होगा वहां तक के जाएगा। ठीक, पता ही ना। ओके, अगर e to the power minus x को ओपन करना हो तो 1, then here we will have minus sign, then minus x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial, then again we'll have the minus sign right here, x cube upon factorial 3, then it will go till the last term. Okay, now if we have to add these two, it means e to the power x plus e to the power minus x, तो जितने भी ऑल्टरनेट साइंस वाले होंगे, इट मींस जो प्लस और माइनस वाले होंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे कि पहला टर्म यही देख लो आप, x अपॉन 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे माइनस में है, इट मींस ये कैंसिल होने वाला है, राइट। एक टर्म ये दिख रहा है, दूसरा टर्म ये दिख रहा है। फर्दर हम जितने भी आगे टर्म्स आएंगे जो भी ऑल्टरनेट साइंस वाले होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, इट मींस आंसर क्या मिलेगा इसका, 2 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस again you'll get to 2x to the power 4 upon factorial 4, and it will go like this. Okay, अच्छा बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो e to the power x minus e to the power minus x। जब आप नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे टर्म में कराएंगे तो जितने भी पॉजिटिव टर्म्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, और जो नेगेटिव टर्म्स हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट। तो जितना भी नेगेटिव टर्म होगा जब आप इससे कंपैरिजन करोगे तो फिर जितने नेगेटिव टर्म्स वाले होंगे इससे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ यानी कि 1 और ये माइनस 1 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम पॉजिटिव, इट मींस 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल, देन ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, राइट। देन अगेन इट विल बी एडिशन। ठीक है, तो लेट्स सी द आंसर नाउ। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमें मिलेगा 2x अपॉन फैक्टोरियल 1, ये कैंसिल होगा, देन विल गेट दिस 2x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3,
देन अगेन जो फोर्थ यानी कि x टू द पावर 4 वाला टर्म होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा. ओके, so again we'll have 2x to the power 5 upon factorial 5. ओके, ये इतनी बात थी इसके फॉर्मूला और एडिशन सब्ट्रैक्शन की. और दूसरी चीज जो लॉग के साथ है, इट मींस कि अगर लॉग टर्म e की पावर में आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाता है. बट रिमेंबर दैट द बेस विल बी e नॉट 10. अगर ऐसा है तो इट्स आंसर विल बी a टू द पावर 5. ओके, अगर यहाँ 10 होता तो ये कैंसिल नहीं हो सकता था. रिमेंबर दिस. ओके, अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं फॉर e टू द पावर log 5 बेस e होल स्क्वायर. ओके, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो मतलब इसका आंसर आपको लिखना होगा, तो ये log आपको दिख रहा है कि इस e के पावर में है. इट मींस ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और जो आपका आंसर मिलेगा दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ 5. दैट मींस 25 विल बी द आंसर. ओके, now this was all about exponential series. Let's talk about logarithm. Okay, okay, so I was talking about logarithm, right? Suppose we have to write a to the power x is equal to m in the form of logarithm. Okay, so इसको log में लिखने का मेथड क्या होगा? It will be log m base a is equal to x. Okay, ये तरीका होगा आपका इस नॉर्मल फॉर्म को log की फॉर्म में लिखने का. जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं इसके लाइक log mn, इसको एक्सपैंड आप करोगे तो log m माइनस log m प्लस log n हो जाएगा. ओके, अगर ये हो log m by n then it will be log m minus log n. अगर मैं बात करूं, अगर ये log m टू द पावर n है तो ये n आगे यानी कि ये n log m हो जाएगा. Okay, this was 4 basic things which was important for you in class 11 physics. Okay, now let's discuss coordinate geometry. Coordinate geometry में आपको basically क्या ग्राफ्स ध्यान देने हैं, nothing much. अगर मैं बात करूं, you have to draw y is equal to mx. ये लाइन जो आपकी जा रही है ये y is equal to mx को रिप्रेजेंट कर रही है. अगर ये नेगेटिव होता तो ये इधर जाती, राइट? अगर मैं बात करूं y is equal to mx plus c की, तो अब ये नहीं होगा. Now its graphical structure will be somewhat like this. ओके, तो ये जो लाइन पास हो रही है आपकी, ये आपको बता रही है कि y is equal to mx plus c की लाइन है ना. ओके, now let's talk about circle. That's x square plus y square is equal to a square. a square यहाँ पे सर्कल की रेडियस है, वो ऐसी होगी. बहुत छोटी हो गई क्या? I was talking about this. ठीक है, अगर अब बात करें पैराबोला की, पैराबोला में हमारे पास 4 इक्वेशंस होती हैं, जिसमें से एक है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है. ओके, अगर यही चीज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होती तो ये आपकी
डाउनवर्ड होती। ठीक, अगर मैं बात करूं तीसरी की, जो कि होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, तो वो आपकी इधर वाली लाइन पे आती। ठीक, अगर ये माइनस होता तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता। बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज हाइपरबोला। तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, जो a है ये आपका लाई करता है x एक्सिस पे और जो b है वो लाई करता है y एक्सिस पे। ओके, इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहला कि जब ये जो a एक्सिस पे है, यानी कि a x एक्सिस पे जो a अगर b से बड़ा हो तो उस केस में जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा हाइपरबोला का वो ऐसा होगा। ओके, लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए यानी कि b बड़ा हो जाए तो उस केस में जो आपका डायग्राम होगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, वन मोर थिंग, जो x एक्सिस है यानी कि ये, एंड दिस इज y, आई होप यू नो दिस इज नेगेटिव। अच्छा, अब ये इधर जितना भी है ओरिजिन के इधर, ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ओके, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं। ओके, एंड वाई एक्सिस को हम ऑर्डर बोलते हैं। ओके, so this was all about coordinate geometry. Now let's talk about trigonometry. Okay, trigonometry start करते हैं। This is a circle. This is the center point. I hope you know that this is known as arc. Okay. मैंने इसका नामकरण कर दिया है PSO, and this arc length is L, this radius is small r. Okay. अगर आपको ये एंगल let it be theta, अगर ये आपको फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है arc upon radius. Theta is equal to arc upon radius. That too in radian. Okay. अगर बात करते हैं कंप्लीट सर्कल की तो उसका सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r और यहाँ जो r की लेंथ है वो l है, एंड लेट इट बी इक्वल टू दिस सर्कमफेरेंस। ओके, तो अब जब थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगी, लेट्स सी। थीटा इज इक्वल टू l की जगह पे क्या रखेंगे 2 पाई r and then upon small r. It is cancelled and here we will get 2 pi radian. So if we have to find that how many radians are there in 1 radian, sorry, how many degrees there in 1 radian, so it will be 1 radian is equal to 180 degree upon pi.
ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी डिग्री होती है एक रेडियन में। ओके, अगर यही चीज रिवर्स करनी हो, इट मींस अगर आपको कैलकुलेट करना हो कितने रेडियन होते हैं एक डिग्री में, तो इट विल बी जस्ट रिवर्स्ड। इट मींस कि ये हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। ओके, ऐसे करके आप ये दोनों तरीका अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ऐसे करके आप दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टू द फॉर्मूलाज। I am drawing a right angle triangle. अच्छा, शायद आपको पता हो कि जो 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने जो साइड है इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, और ये जो बेस वाला एंगल है, इट मींस ये जो थीटा है, इसके सामने जो साइड है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं या हाइट कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनस के लिए मैं लिख रही हूँ h, परपेंडिकुलर के लिए लिख रही हूँ मैं p, और बेस के लिए लिख रही हूँ b। ठीक है, अच्छा आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसको मैं स्मॉल कर देती हूँ। ठीक है, सी तो स्मॉल ही है। ओके, अगर अब बात करते हैं 6 आइडेंटिटीज की, जो 6 रेशियोज हैं, टी रेशियोज दैट आर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये 6 रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो हमें पता है। ठीक है, ओके, अगर ट्रायंगल के थ्रू उनकी वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगी, लेट्स सी वन बाय वन। साइन थीटा, इसकी वैल्यू आती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट इज cos theta, it will be base upon hypotenuse. Then again tan theta, it will be perpendicular upon base. Then cot theta, it will be base upon perpendicular. Now it will be sec theta, it becomes hypotenuse upon base. Then cosec theta, it is hypotenuse upon perpendicular. ये टी रेशियोज थे जिनके ट्रायंगल के थ्रू हमें फॉर्मूलाज पता है। ठीक है, ओके, तीन जो बेसिक आइडेंटिटीज हमें मिली हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो कुछ ये हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज द फर्स्ट वन। देन द नेक्स्ट वन इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, and the very last one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की। इसके अलावा जो है वो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, लाइक sin 2a cos 2a tan 2a, देन वी हैव 2 sin a cos a sin a plus b cos a plus b। ये फॉर्मूलाज हैं जो हमें आगे यूज करना। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूलाज। तो बहुत ही पहली चीज से स्टार्ट करते हैं, sin 2a। ओके, पहली चीज sin 2a के हमारे पास दो फॉर्मूला है। ठीक है, एक 2 sin a cos a, दूसरा जो कि tan के टर्म्स में है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज cos 2a। cos 2a के हमारे पास चार फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, पहला जो cos के टर्म्स में है, दूसरा sin के टर्म्स में है, तीसरा cos sin दोनों के टर्म्स में, और जो लास्ट वाला है वो tan के टर्म्स में है। लेट्स सी, ये चार फॉर्मूलाज हैं cos 2a के। ओके, नाउ tan 2a। अब
अब देखना जो फॉर्मूला sin 2a और tan 2a का है बिल्कुल ही सिमिलर है। मैंने सिमिलर कहा है, सेम नहीं कहा है। ओके, सिमिलर इन सेंस कि मतलब ये पूरे डाटा सेम होंगे बट जो डिफरेंस होगा वो केवल साइन का होगा। ठीक है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा था सिमिलर है, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। साइन a प्लस b। दिस इज साइन b। अच्छा प्लीज इधर देखिए, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, दोनों की फॉर्मूला सेम है, दैट इज साइन a cos b। फिर यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है केवल। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा है, माइनस है तो यहाँ माइनस लगा है, और नेक्स्ट टर्म जो है वो cos a sin b है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की cos a प्लस b। अच्छा, ये जो cos है ये थोड़ा डॉन टाइप का होता है, तो ये कहता है कि पहले मुझे ही रहना है। अब यहाँ देखो आप, cos a cos b, यहाँ प्लस है बट इसके साइन यहाँ माइनस होते हैं। नेक्स्ट इज cos a माइनस b, यहाँ भी वही होगा बट यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। ये मेरा साइन भी थोड़ा सा उधर दब जा रहा है, होप यू डोंट माइंड। ओके, ये इतने आपको याद होने चाहिए। बात करते हैं tan a प्लस b की। इसका होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ओके, नाउ नेक्स्ट इज tan a माइनस b। इसका होगा tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ओके, बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो ये फॉर्मूलाज हैं। cot a प्लस b, cot a माइनस b बहुत ही रेयरली यूज होता है, बट अगर यूज हो भी रहा है, अगर कहीं आ जाता है तो बस आप इतना जान लो जो tan का फॉर्मूला है बिल्कुल वही होगा बट ये रिवर्स हो जाता है। मैं एक लिख देती हूँ cot a प्लस b का। तो जैसे कि मैंने कहा रिवर्स हो जाता है, इट मींस ये वाली टर्म ऊपर आएगी और ये इधर भी होता है, लाइक ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। डिड यू गेट दिस? ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। अगर बात करें cot a माइनस b की, वो भी बिल्कुल यही होगा, बस क्या हो जाएगा cot a cot b प्लस 1 अपॉन tan b माइनस tan a। ओके, so this was all about the formulas. Now let's talk about the angles. Okay, so before proceeding with the angles, कुछ limits होती हैं जो आप जान लीजिए। ये कुछ लिमिट्स हैं जो मींस ये गिवन है, और जैसे कि मैंने लिखा है लिमिट sin x upon x where x tends to 0 is equal to 1,
The next I have is limit tan x where x tends to 0 is equal to x, and the last one is limit cos x where x tends to 0 is equal to 1. Okay, these are the fixed and these are you can say these are the theorems given. Okay, so let's proceed with the angles. This is 0 degree, this is 90 degree, this is 180 degree, here it is 270 degree, and then it is 360 degree. In the first quadrant, we have all the ratios positive. Okay, then in the second quadrant, we have sine and cosec positive. In the third quadrant, we have tan and cot positive. And in the last, that is fourth quadrant, we have sec and cosec positive. Sorry, second cos positive. ओके, एक चीज और, अगर आपको लाइक साइन 90 को चेंज करना है तो ये चेंज होगा तो ये रेशियो भी चेंज हो जाएगा, यानी कि ये कॉस हो जाएगा. ओके, प्लस माइनस थीटा यू कैन डू इट. ओके, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर आप कोई रेशियो है जिसको आप 90 डिग्री में प्लस या माइनस कर रहे हो, थीटा कोई एंगल है, ठीक है, तो जो आपका रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा. ये 270 के साथ भी एप्लीकेबल है. मींस अगर मैं कहूँ कि आपको चेंज करना है साइन थीटा को कॉस थीटा में, तो अगर आप 90 प्लस कर रहे हो या 270 प्लस कर रहे हो तो वो साइन जो है कॉस चेंज हो जाएगा. ठीक है, और लेकिन अगर आप उसमें 180 या 360 ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आपका रेशियो होगा वो सेम होगा. इट मींस कि 180 प्लस माइनस थीटा will not change the ratio. Okay, but if you will do 270 plus minus theta or 90 plus minus theta, the ratios will be changed. Okay, इस केस में रेशियो नहीं चेंज होगा, इस केस में रेशियो चेंज हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, tan का tan, cot का cot, and like that way. बट यहाँ पे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, tan का कॉट होगा, कॉट का tan हो जाएगा, और ये ऐसे ही चेंज होगा. ठीक है, ओके. नाउ बात करते हैं टेबल की. Here I am writing the angle. तो मैं 3 लिख रही हूँ बेसिकली, साइन कॉस एंड tan. ओके, सो हम इसे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एक हेल्प के लिए मैं बता देती हूँ. ठीक है, साइन पे एप्लीकेबल करना आप. ठीक है, पहली चीज 0 डिग्री पे. ठीक है, रूट 0/4, फिर 30 डिग्री पे जब आप आओगे तो 1/4, 45 पे 2/4, then we have 60 degree, so here it will be 3/4, and then we have 90 degree, it will be 4/4. ठीक है, अच्छा ये आप देखो कैंसिल हो रहा है, राइट. इट विल बी 1/2 और ये हो जाएगा 1. मैंने कहा ये साइन पे हम अप्लाई करना. ठीक है, 0/4 इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. 1/4 दिख रहा होगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. इट मींस जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 1/2 विल बी द आंसर. इट मींस
साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब यहाँ देखो 1/2, ये 1 का तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 1 का तो 1 ही हो जाएगा, पर √2 का नहीं होगा ना, इसलिए 1/√2 ये किसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 45 डिग्री की। नेक्स्ट इज साइन 60 डिग्री √3, बट ये 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इट मींस ये 4 तो बाहर आएगा बट √3 नहीं आएगा। आंसर क्या होगा साइन 60 डिग्री का √3/2। नेक्स्ट इज साइन 90 डिग्री। अच्छा ये कैंसिल होकर के 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका 1 हो जाएगा। अच्छा साइन के लिए हमने लिख लिया, मैंने कहा था कि इसको साइन पे अप्लाई करना, ठीक है। नाउ रिवर्स इट, मतलब साइन 90 जो है वो cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, साइन 60 जो है वो cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी, साइन 45 cos 45 की वैल्यू सेम होती है, साइन 30 की वैल्यू वो cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, और जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है वो cos 90 डिग्री की हो जाएगी। लेट मी राइट नाउ, ये 1 होगी √3/2, 1/√2, here will be 1/2, then 0। अच्छा कुछ चीजें मैं बता दूं जो यहाँ पे आपको यूज हो सकती हैं। cos x थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, या इसको आप लिख सकते हो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ओके अच्छा मैंने यहाँ लिखा tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये चीज आप यहाँ अप्लाई करके इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री रखूं तो sin 0 क्या हो जाएगा 0/1, इट विल बी 0, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है 0 नहीं है। अगर हम लोग 1/0 करते तो अनडिफाइंड होता, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बी अनडिफाइंड नॉट इंफिनिटी। अगर ये चीज ऐसी है तो ये डिफाइंड है और इसकी वैल्यू क्या है 0, इट मींस ये 0 होगी। ओके बात करते हैं tan 30 डिग्री की। मैंने कहा sin 30 अपॉन cos 30 कर लो, वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी। लेट्स सी कैसे। sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2 अपॉन cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। जब ये रिवर्स करोगे आप यानी कि ऐसा करोगे जब, तो ये कैंसिल होगा, क्या मिल रहा है 1/√3। tan 30 की वैल्यू पता चल गई 1/√3। नाउ अब बात करते हैं tan 45। ये देखो बिल्कुल सेम वैल्यू, सॉरी फॉर दिस, दोनों ही सेम है। जब डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा डायरेक्टली, देख के पता चल रहा होगा 1। अब बात करते हैं tan 60 डिग्री की, खुद निकाल लो आंसर, इजी है, √3/2 और ये मैंने रिवर्स करके डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है 2/1 कैंसिल हो गया, क्या मिल रहा है √3। अब देखो 1/0 क्या होगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मैंने बताया है सिर्फ 3 रेशियोज के लिए, साइन कॉस tan। अब देखो इनका यूज आप यहाँ करके आगे की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे बताऊं? ओके सी, इसके बाद मैं अगर मान लेती हूँ कॉट की वैल्यू लिखनी है मुझे, मैंने क्या कहा कॉट थीटा को या तो कॉस थीटा को साइन थीटा कर लो, या तो आप उसको 1/tan थीटा कर लो, ठीक है। तो हम क्या, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हो, ठीक है। मैं यही कर रही हूँ, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। सो लेट्स डू इट। जब इसको आप डिवाइड करोगे 1/0 क्या बोले अनडिफाइंड, इनफाइनाइट नहीं अनडिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। इसको जब रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा √3 और ये क्या आएगा 1 ही आएगा, ये 1/√3
और ये 0 हो जाएगा, 0। समझ गए? अच्छा, बात करें सेक की, तो अब यहाँ पे ये अप्लाई कर लो, 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, अगर इसको करें तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अगर इसकी बात करें 30 डिग्री की तो क्या आएगी, 2/√3, रिवर्स कर रहे हैं ना, तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे रह जाएगा, तो 2/√3। अगर सेक 45 की बात करें तो क्या आएगा, √2 आएगी वैल्यू। सेम वे हियर सेक 60 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी, और सेक 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड। ओके, तो आई होप कॉसेक की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे, सेम वे कर लेना, बिल्कुल ये रिवर्स ही हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एंगल की टेबल बता दी, इतना आपको यूज करना है। आगे जो यूज पड़ेगा वो अभी मैं बता दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में होपफुली डाल दूंगी आपको एंगल कैलकुलेट कैसे करना है। इसका मतलब कि अगर आपको दिया हो कि cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो वो आगे मैं आपको बता दूंगी कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कि कैसे सॉल्व करोगे तो क्या होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, ठीक है। डिफरेंशिएशन का सीधा सा मतलब आप इतना समझो कि अगर कोई बड़ी सी चीज हो, मैं बात कर रही थी अगर इसी बोर्ड की, ठीक है, तो अगर आपको इतने का सिर्फ एरिया निकालना हो, ठीक है, उस केस में हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं, जो कि इस इतने पर्टिकुलर एरिया का वो एरिया आपको बताएगा, ठीक है। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, d/dx, इट मींस ऐसे, ठीक है। डिफरेंशिएशन को अगर आपको सिंपली डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हो इट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है वो वेरिएबल यहाँ नीचे लिखते हैं, और जिसको करना होता है डिफरेंशिएट वो ऊपर यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के जो कि मैं लिख रही हूँ। अब अगर डिफरेंशिएट करना हो x⁴n को, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है nx⁴n−1, दिस इज 1। अगर डिफरेंशिएट करना हो आपको e⁴x, इसका डिफरेंशिएशन e⁴x। बात करते हैं नाउ, आई विल टॉक विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा cos x, talking about cos x, so it will be minus sin x। अब बात करते हैं tan x की, so differentiation of tan x is sec² x। now next is dy/dx of sec x, so it is sec x tan x। नेक्स्ट मैं इधर लिख रही हूँ, इसे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज cosec, राइट, cosec x, तो इसका होगा माइनस cosec x then cot x। now we have is dy/dx of cot x, it will be minus cosec² x, okay। so these are few formulas of differentiation which will help you for solving the questions। एक चीज और, जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, सिर्फ कांस्टेंट हो अगर, तो वो 0 आता है, लेकिन अगर उसके साथ वेरिएबल हो जिसके रिस्पेक्ट में आपको करना हो तो वो वेरिएबल बाहर आ जाता है, और जो सॉरी कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और जो वेरिएबल होता है हम उसका डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं फॉर्मूलाज की बात कर रही थी। अगर ये है यहाँ पे, इसको जनरली हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक टर्म होल्ड करेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएट करेंगे,
इट मीन्स यहाँ जो पहला वेरिएबल है मैं उसको होल्ड कर रही हूँ u और इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। फिर प्लस अब दूसरे वाले वेरिएबल को होल्ड करेंगे और जो पहला वाला जिसको हमने होल्ड करके पहले रखा था उसका डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या होगा फिर v du अपॉन dx, ये फॉर्मूला है, ठीक है। देन अगेन वी हैव इज दिस वन, ओके। सो अब अगर इसको सॉल्व करना हो, इसको डिफरेंशिएट करना हो, तो इसका मेथड क्या होता है, ये जो नीचे वाला टर्म है v, ये ऊपर आएगा, ठीक है, और हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यानी कि v एज इट इज आप ऐसे रखना और इसको डिफरेंशिएट करो तो ये क्या मिलेगा du बाई dx, देन यहाँ पे लगेगा माइनस, ठीक है। अब इसको होल्ड करेंगे, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि u होल्ड हुआ तो dv अपॉन dx एंड नीचे वाला टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, इट मींस इट विल बी v स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हेल्प करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। ओके, सो लेट्स, हाँ एक चीज और, आप सोच रहे होगे कि इसका यूज कहाँ है फिजिक्स में, ठीक है। एप्लीकेशन इन फिजिक्स इज दैट कि मान लो अगर कोई कार चल रही हो, ठीक है, उसने कुछ एरिया डिस्प्लेस किया और अगर आपको उसका डिफरेंशिएशन निकालना है कि वो कितना पर्टिकुलरली उसने कितना एरिया डिस्प्लेस किया, कितना उसने चला है, ठीक है। तो जब आप उस पर्टिकुलर अगर मैं कहूँ आप निकालो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो जो आपको मिलेगा आफ्टर डिफरेंशिएशन दैट विल गिव यू वेलोसिटी, ठीक है। मैं अगर ये कह रही थी, अगर आपको पता करना हो, ठीक है, कि कितनी वेलोसिटी कितनी स्पीड के साथ वो कार आगे मूव कर रही है, ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि वो कितनी देर में कितना डिस्टेंस उसने डिस्प्लेस किया है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, आई होप यू मस्ट नोइंग, यू मस्ट बी नोइंग। डिस्टेंस हम लोग कहते हैं कि जो आपने जो रूट लंबा रूट लिया उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट पाथ आपने सेलेक्ट किया अपने जाने के लिए वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। मतलब अगर मैं बना दूं ऐसा करके, ठीक है, सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर एंड मान लो एक बार यहाँ खड़े हो गए, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ आपको यहाँ तक के आना है, ठीक है, कहीं से भी जाओ, चाहे दीवार कूद के जाओ या कोई भी रास्ता आप सेलेक्ट करो वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपने सेलेक्ट किया कि आप ऐसे पूरा घूम के जा रहे हो, सो दिस विल बी नोन एज डिस्टेंस कवर्ड बाय यू। और अगर आपने यहीं से छलांग मार ली, ठीक है, और आप यहाँ तक आ गए, तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और मैं कह रही थी अगर आपको ये पता है कि आपने कितनी देर में, इट मींस टाइम, टाइम और डिस्प्लेसमेंट आपको अगर पता है, तो जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको उसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। मैं इसकी बात कर रही थी। एंड वन मोर थिंग, जब वेलोसिटी पता चल गई तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है, ओके। इट मींस जब हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि dv अपॉन dt, तो ये क्या देगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक आप लोग जो करते हैं
अगर ये लिखा है तो आप इसको पढ़ोगे क्या? जब भी नीचे टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, कोई भी डिफरेंशिएशन ले लो आप, कोई भी इक्वेशन ले लो, डी बाई डी टी करते हैं अगर, ठीक है, यहाँ आप कुछ भी लेट कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ नीचे टाइम के रिस्पेक्ट में आप चल रहे हो तो जब भी आपको ये लिखना हो कि अगर आप स्टेटमेंट में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, ठीक है, तो ये अगर आपने लिख दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो भाई आगे ये लिखने की क्या जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट यहाँ पे यही बताता है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो रहा है, तो अगर आप ये लिख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये गलत है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगर आप सिर्फ ये लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैं मान लेती हूँ ये एक्स वर्क डन है जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, बस इतना ही लिखो। आगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखना गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रेट यहाँ पे टाइम को ही बता रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बस आपकी नॉलेज के लिए बताया था। तो ये दो एप्लीकेशंस हैं जो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज होता है। पहला ये कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम पता है तो जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, और जब वेलोसिटी मिल जाएगी तो आप उसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटीग्रेशन। ओके, अगर मैं साधारण भाषा में कहूं तो इंटीग्रेशन का मतलब है सब जोड़ के, ठीक है, सब मिला करके। डिफरेंशिएशन वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे, मैंने कहा था ये मान लेते हैं पूरे बोर्ड का एरिया आपको निकालना है, ठीक है, तो पूरा बोर्ड, सॉरी पूरे बोर्ड में इतने का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहा था आप डिफरेंशिएशन करोगे उससे आपको उतने पर्टिकुलर एरिया का ही मिल जाएगा एरिया, ठीक। लेकिन अगर आपको सिर्फ इतने का ही एरिया पता हो और पूरे का निकालना हो, उस केस में आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक। अगर मतलब डिफाइन करना हो तो आप सिंपली कह सकते हो कि इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट्स इट। डिफरेंशिएशन को हम लोग डिनोट किससे कर रहे थे, डी बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन को हम लोग साफ से करते हैं, साफ नहीं है एक्चुअली, ये सिंबल ही है, ठीक है, ऐसा होता है इसका सिंबल। ओके, इंटीग्रेशन में आपका दो तरीके का होता है, पहला जो होता है वो इंडेफिनिट, दूसरा डेफिनिट। इंडेफिनिट में आपकी कोई लिमिट नहीं होती है, उसमें हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं c, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। और डेफिनिट में आपकी दो लिमिट्स होती हैं, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, ठीक है। बट डेफिनेट इंटीग्रल में हमारा कांस्टेंट यूज नहीं होता है। इंटीग्रेशन जो इंडेफिनिट वाला इंटीग्रेशन होता है उसमें आंसर वैरी कर जाता है कहीं कहीं, ठीक है, इसलिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी आंसर वैरी नहीं करता है, वो आंसर फिक्स होता है, इसलिए वहां कांस्टेंट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन एप्लीकेशन क्या है उसका फिजिक्स में, जैसे आपको मान लो कोई कर्व दिया बना के, ठीक है, और अगर उसका एरिया निकालना हो, ठीक है, और सपोज यही है, ऐसा करके कर्व दिया है, ठीक है, और आपको इतना, ये जो प्लेट है छोटी सी, मैंने मान लो थिन प्लेट बनाई, तो इसका अगर आपको एरिया निकालना हो, ठीक है, उस केस में हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ होगा कि यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लग जाएगी, यहीं से यहाँ तक की निकालनी है तो यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल यूज होगा, ठीक है। पहला एप्लीकेशन ये था। दूसरा ये जो मैंने बताया कि जो रिजल्ट है वहां जो आपको उतने बोर्ड का केवल एरिया पता है और आपको इस पूरे बोर्ड के लिए एक्सटेंड करना है, ठीक है, उस केस में भी हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की। तो अभी मैंने कहा वो बिल्कुल ही रेसिप्रोकल है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो अगर आपको करना हो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इससे आप डिनोट करते हो कि सांप नहीं है, सांप जैसा दिखता है, ठीक है। दैट वाज जस्ट फॉर फन। ओके, अगर इंटीग्रेशन करना हो x टू द पावर n का,
तो इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ओके, अच्छा आगे आते हैं, छोटा छोटा करती हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। e टू द पावर x का, ठीक, तो जब भी आप एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन करोगे या डिफरेंशिएशन करोगे तो ये सेम ही आ जाता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये e टू द पावर x प्लस c यही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ log x, ठीक है, dx, ये मत भूलना, ठीक है, मार्क्स कट जाते हैं इसकी वजह से, नहीं लिखा तो इसका, सॉरी 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 एक्सक्यूज मी, दिस इज 1/x, ओके। 1/x dx का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो ये log mod x होता है, mod x प्लस c, प्लीज कीप इन माइंड। अगर ये ऐसा करके हो कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b dx क्या होगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन मिलता है वो होता है 1/a log mod ax प्लस b प्लस c, एक्सक्यूज मी। ओके, अब मैं बात करती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। मैंने बताया था ना ये बिल्कुल रेसिप्रोकल है, हम लोग वहां डिफरेंशिएशन ऑफ cos x में क्या पढ़ रहे थे, माइनस sin x पढ़ रहे थे ना, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हो रहा है, माइनस cos x हो रहा है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, ठीक। अच्छा, दो तीन चीजें हैं जिनका डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है, जैसे अभी एक है log सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ sec x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ठीक है, वो उनका log में आता है। और एक और है जो आपका cot x का भी आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मिलता है, ठीक है। here we have is sec square x dx, oh blunder mistake, c dx नहीं लिखा था, तो sec स्क्वायर x dx डिफरेंशिएशन किसका था, ये tan x का था ना, तो ये tan x प्लस c, ठीक है। देन वी हैव इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, ये किसका डिफरेंशिएशन था, sec x का, sec x प्लस c, ओके। एक और होता है जो कि होता है cos x स्क्वायर x dx, ये किसका था, cot x का था, बट वो माइनस भी था, cot x का क्या था, माइनस cos x स्क्वायर x था ना, और यहाँ क्या है cos x स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन पूछा है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, माइनस का cot x होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और, जब भी मैंने बताया था कि अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो होती है, ठीक है, ये मैंने बोला था, लिखा नहीं था मैंने, तो ये जीरो आता है, ठीक है। बट जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जीरो नहीं होगा, देखो आप, इसकी बात कर रही थी मैं। अगर वन का आपको इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे क्या लगा, x लिखा है, तो ये आंसर में क्या आएगा, x प्लस सी, ठीक है। अगर ये डिफरेंशिएट करना होता ओनली वन, डिफरेंशिएशन ऑफ वन, तो जीरो आ जाता आंसर, ठीक। अच्छा, ये सारे ही इंडेफिनिट इंटीग्रल्स थे जिनमें लिमिट्स नहीं थी। अब बात करते हैं डेफिनिट की। डेफिनिट में आपके
अपर और लोअर लिमिट्स होते हैं, ठीक है, ऐसा करके होता है। और एक लिमिट यहाँ होगी, एक लिमिट यहाँ होगी, ठीक। यहाँ पे जो आपको इंटीग्रेट करना है वो टर्म होगा और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो यहाँ लिखा होगा, ठीक। डिफरेंस बस इतना ही है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम अप्लाई होता है। मैं डेफिनेट का एक एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि sin x को ही करना है, ठीक है, और मैं लिमिट लगा दे रही हूँ 0 to π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। और मैंने कहा sin x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, अपर लिमिट को यहाँ लिखेंगे, देन लोअर लिमिट यहाँ लिखेंगे। अच्छा, अब इसको ओपन करने का तरीका आप देखो, ये जो अपर लिमिट है पहले इसको लिखते हैं, ठीक है, माइनस cos π/2, देन अगेन माइनस, लेकिन जब इसको ओपन करते हैं, अच्छा ठीक है, एक काम करो, आप माइनस बाहर ले लो, ठीक है। तो अभी माइनस बाहर में, इस ब्रैकेट से कंफ्यूज हो जाओगे यार तुम लोग, ठीक है, माइनस मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। तो cos π/2 x की जगह पे रख रहे हैं वैल्यू, तो cos π/2 देन माइनस cos 0, ठीक है। cos 90 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, जो भी sin 90 की वैल्यू थी वही रिवर्स कर दूं, सॉरी sin 0 की जो वैल्यू थी, sin 0 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, याद लो, माइनस कॉमन है, ठीक। तो cos 90 कितना हो गया, 0, माइनस cos 0 कितना होता है, 1। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो आप, माइनस 0 कोई महत्व ही नहीं है इसका, माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल बस यही करना है, इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे, आफ्टर इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, लिमिट्स लिखना, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट, और फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक। So this was all about the chapter. Thank you for watching. And जो questions है practice करने के लिए मैं next lecture में upload कर दूंगी. Hopefully you must have enjoyed the lecture. Thanks for watching. Bye bye.